आज तो मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए। क्या मेरी छत पे बम मिला था क्या? नेताओं के जुलूस जाने से बचेंगे जिनके दरवाजों पे, उनके दरवाजे पे कोई तो जाएगा। इंदिरा गांधी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही थी। इस आतंकवादी सोच को सही साबित करने की बेशर्म कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान के इस इंटरव्यू स्पेशल सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम आपको तारुफ करवाने वाले हैं, रूबरू करवाने वाले हैं भाजपा के फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा जयपुर में आए हुए हैं और राजस्थान के अंदर इन दिनों उनका दखल रहा है। लगातार कई मुद्दों पर उनकी आवाज़ उठती रही है, नज़र आते रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब बहुत केसरी आभार, पर। बहुत आभार। आप राजस्थान आते रहे, लेकिन इस बार आने का आपका मकसद क्या है? बहुत ही शानदार मकसद है इस बार आने का, और आपके जयपुर में एक अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है। नवोन्मेष के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। कल उसमें सुधांशु त्रिवेदी जी रहेंगे, 2 तारीख को आनंद रंगनाथन जी रहेंगे, ऑफ इंडिया से नुपुर शर्मा जी रहेंगी और मैं रहूँगा। तो एक चर्चा का संवाद का कार्यक्रम है, उसी में भाग लेने के लिए आया हूँ। जी, मैंने कहा कि राजस्थान आप आते रहे हैं। पिछला दौरा आपका राजस्थान का कब था और किस रूप में आपने वहाँ पर बात कही थी अपने? अभी तो वैसे तो मैं अभी पिछले हफ्ते ही उदयपुर आया था। उदयपुर में जो शोध छात्र संघ है, उनका शपथ ग्रहण समारोह था, तो उसमें छात्रों के बीच अपनी बात रखने का मौका मिला था। लेकिन उससे पहले जब आया था मैं, तब कोई बड़ी सुखद परिस्थितियों में आना नहीं हुआ था। कन्हैया लाल जी की दुखद जो हत्या की गई थी, उसके बाद उनके परिवार के पास मदद पहुंचाने के लिए, उसके लिए मैं उदयपुर आया था। उससे पहले करौली में जो पुजारी जी की हत्या हुई थी, तब उनके परिवार को कुछ मदद करने की हम लोगों ने कोशिश की थी। तो इस प्रकार के प्रयासों के लिए आना जब भी हुआ। आपका दौरा होता है, ख़ासतौर से कांग्रेस के गलियारों में रहता है कि आप मदद नहीं, आप भावनाओं को भड़काने के लिए आ रहे हैं। नहीं, देखिए, भावनाओं को भड़काने जैसी कोई स्थिति तो हुई नहीं कन्हैया लाल जी की हत्या के बाद, और अगर भावनाएं भड़की होती तो मुझे नहीं लगता कि वैसी परिस्थितियाँ कोई भी चाहेगा। लेकिन जिनकी ऑलरेडी भड़की हुई हैं, जो कन्हैया लाल जी की हत्या कर रहे हैं, या जिन्होंने 80 लोगों को इसी जयपुर शहर में बम ब्लास्ट से मार दिया गया, और जो अब आज़ाद हो जाएंगे सरकार की ही और जांच एजेंसियों की किसी न किसी कमी के कारण, तो उन भावनाओं की तरफ अगर सरकार ध्यान दे, और मेरे आने से भावनाओं को क्या होता है उसकी तरफ कम ध्यान दे। राजस्थान में जिस प्रकार का पथराव की घटनाएं, या डीजे बंद कराने के आदेश, या होली पे 140 लगाने के आदेश जो दिए जाते हैं, मुझे लगता है सरकार को वो परिस्थितियां ठीक करने पे ध्यान देना चाहिए। कपिल मिश्रा क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है, इससे सरकार की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये लगातार कांग्रेस के नेताओं के स्टेटमेंट आते रहे हैं कि चुनाव के वक्त में इस तरह का उन्माद फैलाने की चीज़ें होंगी, और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिनकी बोली से, जिनकी आवाज़ से एक संप्रदाय प्रमुख है वो टारगेटेड होता है, और एक हिंदू धर्म है या उसको लेकर नहीं, ज़्यादा बात देखिए, होती आप है। एक बात बताइए मेरे को, ये मेरे बोलने के कारण तो ये जो पत्थर चला रही है मेरे बोलने के कारण चला है रामनवमी पे, या जिन्होंने आतंकवादी हमला किया था जयपुर शहर के अंदर, उस समय क्या आके मैंने भाषण दिया था जयपुर में, जब 80 लोग। लेकिन राजस्थान में तो रामनवमी पे कोई ऐसी घटना हुई नहीं है कि जयपुर में ही जिसको हुई है, आप, कुछ जगहों पर छोटी मोटी घटनाएं, बड़ी घटना नहीं हुई। इस बार लेकिन का बड़ी 16 घटनाएं का था। बाकी जगह हुई। बिल्कुल, हाँ, गुजरात में भी हुई है, बंगाल में भी हुई है, देश के कई शहरों में हुई है। इसीलिए मैं तो वहां जाके क्या मैंने भाषण दिया था। कौन भड़का रहा है किसको? अगर कोई लोग पत्थर हाथ में लेकर तैयारी बैठे हुए हैं अपनी अपनी छतों पे, उनको किसी को भड़काने की जरूरत नहीं है। और खाली भारत में नहीं, दुनिया भर में जो आतंकवादी हमले हुए, तो क्या सीरिया में जाके कपिल मिश्रा ने भाषण दिया? अफगानिस्तान में जो तालिबान कर रहा है, क्या कपिल मिश्रा का भाषण सुन के कर रहा है? आज पाकिस्तान की जो स्थिति है, क्या कपिल मिश्रा? ये कैसा, मतलब आप सारे अपराधों को जस्टिफाई कर देते हैं खाली क्योंकि कोई व्यक्ति खड़ा होकर अपने समाज की बात करता है। लेकिन आपने जो शैली अपनाई है उससे ये तो मानते हैं कि एक वर्ग है मोबिलाइज होता है आपकी बात को सुन नहीं के, नहीं, मोबिलाइज आंदोलित नहीं होता है। होते, नहीं, क्यों आंदोलित नहीं होते हैं, अपनी पीड़ा के बारे में बात करने को तैयार हो जाते हैं। क्या हम अपने दर्द की, अपनी पीड़ा की, अपने शोक संतप्त, मैं मतलब किसी शोक संतप्त परिवार के दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाऊं तो उससे किसी को पीड़ा होती है, तो वो पीड़ा का मैं उसका कोई समाधान नहीं कर सकता। मेरे को कन्हैया लाल जी के दरवाजे पे जाने से, या उमेश पुले जी के दरवाजे पे जाने से, या दुमका में अंकिता के दरवाजे पे जाने से, या कर्नाटक में प्रवीण नेट्टारू जी के दरवाजे पे जाने से, या दिल्ली में अंकित शर्मा जी के दरवाजे पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये काम तो प्रदेश भाजपा के नेता हैं, उनको भी करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। आपने वहां दिल्ली से आके और आप उदयपुर के अंदर पॉलिटिकल सोशल भी, जो आप कह रहे हैं, मदद भी की और पॉलिटिकल डोमेन में चर्चा का विषय केवल रहे। मैंने नहीं, जी। पूरी दुनिया से 16,000 लोगों ने। मैं तो खाली उस चीज का एक माध्यम बना।
और उसमें राजस्थान के भी हजारों सैकड़ों हजारों लोग शामिल हैं जिन्होंने उस मदद को पहुंचाने का कार्य किया, उस मदद में अपना कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन दिया। तो और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं तो दिल्ली से आया उस मदद को देने के लिए, उसमें राजनीति क्यों देखी जा रही है? और क्या मैंने आप तो उस समय के गवाह हैं, क्या मैंने एक भी राजनीतिक बयान दिया? केवल शोषण तत्त परिवार से मिला और वापस गया और ये जरूर कहा कि न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। लेकिन वही आपकी जो सक्रियता है उस वक्त ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता हैं वो इतने सक्रिय नहीं है जितने कपिल मिश्रा हैं। नहीं तो कपिल मिश्रा का ये राजस्थान के ऊपर क्या आपको कोई दायित्व है, कोई फोकस है, या फिर आप ये कन्हैया जो लाल जी मदद की कर रहे हत्या हैं? नहीं होती तो मेरे को नहीं आना पड़ता। और मेरे साथ जो अब तो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे सीपी जोशी जी, मेरे साथ गए थे कन्हैया लाल जी के परिवार के पास मिलने के लिए। तो ये भी किसको आप देखना चाहते हो, किसको नहीं देखना चाहते, वो तो साथ में थे मेरे उस परिवार के दरवाजे पे। मैं अकेला नहीं गया था, राजस्थान के हमारे सभी नेतागण साथ में गए थे, कार्यकर्तागण साथ में गए थे। और मैं खाली राजस्थान नहीं आया, मैं तो झारखंड में अंकिता के पास भी गया, मैं महाराष्ट्र में अमरावती में उमेश कोले जी के यहाँ भी गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये राजनीति से बड़ी बात है, कोई परिवार अकेला या कमजोर ना पड़े। लोग कहते हैं कि कपिल मिश्रा जी पूरे देश के अंदर घूम घूम के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन उनका जो अपना राज्य है वहां भारतीय जनता पार्टी को उस रूप में वो बढ़त नहीं दिला पा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक चुनाव हुए हैं और 2015 तक तो आप भी उस पार्टी से जुड़े हुए थे, और आप यहाँ इसका बेनिफिट है वो बीजेपी को उस रूप में नहीं मिल पाया। नहीं देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। हाँ। जो हम परिवारों की मदद का काम कर रहे हैं ये केवल सेवा का काम है, और जिसके दरवाजे पे कोई नहीं जा रहा उसके दरवाजे पे जाना है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली के दंगों में हर हिंदू पीड़ित परिवार को हम लोगों ने कोशिश की कि मदद उनके दरवाजे तक पहुंचे। रिंकू शर्मा जो बजरंग दल का कार्यकर्ता था, राम मंदिर के लिए निधि संग्रहण कर रहा था, जिसको उनकी हत्या हुई, उनके परिवार की हम लोगों ने मदद की। राहुल, उनके परिवार की मदद की। तो इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। जहां तक दिल्ली की राजनीति की बात है, कि दिल्ली की राजनीति में झूठ बोल के कुछ दिन जरूर एक गैंग वो सत्ता में रहा, लेकिन अब सबके सामने है। जो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आए थे, कोर्ट ने क्या बोला कल मनीष सिसोदिया जी के बारे में, कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के सबूत दिखाई दे रहे हैं, इनको जमानत नहीं दी जा सकती है। ये कोर्ट की, ये मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये किसी पॉलिटिक, ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। दिल्ली के दंगों में इससे 2 दिन पहले ताहिर हुसैन के बारे में कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है? ताहिर हुसैन हो या मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, इनको जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? आप पे भी तो आरोप लगाए थे उकसाने के उस वक्त में दंगों में, गए जिस थे ना तरह की कोर्ट बात। मेरे खिलाफ, गए थे मेरे खिलाफ। ऐसा तो कोई कोर्ट नहीं होगा जहाँ नहीं गए। आज तो मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए। और मैं दोबारा आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी छत पे बम मिला था? क्या मेरी छत पे पत्थर मिले थे? क्या मेरी छत पे पेट्रोल बम की बोतलें रखी हुई थी? क्या मेरे घर पे आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या हुई थी? क्या? कितने बड़े झूठे होंगे वो लोग जो ताहिर हुसैन का नाम नहीं ले रहे और कपिल मिश्रा का नाम ले रहे हैं, जबकि सामने से वीडियो में सबूत है कि कौन ये दंगे करा रहा था। मैंने सड़कें बंद की थी क्या? लोग ये कह रहे हैं कि 2015 के बाद में आप मुस्लिमों के खिलाफ हो गए, उससे पहले आपको कोई परहेज मैं नहीं? आज भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं उससे पहले भी खिलाफ नहीं था। लेकिन कोई मारा जाए और उसके दरवाजे पे कोई ना जाए, उसके दरवाजे पे कोई तो जाएगा। उस कार्य को मैं कर रहा हूँ। मैंने तो यही सवाल उस वक्त भी उठा रहा था, यही सवाल मैं आज भी उठा रहा हूँ। मैं आज फिर भी ये बात कह रहा हूँ कि आप इसको धर्म की नज़र से मत देखो, आप इस नज़रिए से देखो कि आखिर उनके दरवाजे पे कोई क्यों नहीं जाता। और मैं खाली उनके दरवाजे पे जा रहा हूँ जिनके दरवाजे पे कोई मानवाधिकार संगठन नहीं जाएगा, कोई ह्यूमन राइट के बड़े-बड़े झंडा बरदार लोग नहीं जाएँगे, मीडिया की गाड़ियाँ भी जाने से बचेंगी, नेताओं के जुलूस जाने से बचेंगे जिनके दरवाज़ों पे, उनके दरवाजे पे कोई तो जाएगा। आप जिस तरह से आपके स्टेटमेंट आते हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, एक हिंदुत्व को लेकर जो आप बिल्कुल क्लियरिटी अपनी रखते हैं और जिस रूप प्रबलता से विचार रखते हैं, कल राजस्थान के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर अमृतपाल अगर खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और वही मांग है हिंदू राष्ट्र की है, वो भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने तो मोदी जी का नाम लिया, वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो फिर आप अमृतपाल है उसकी जो भावना है उसको जो टॉनिक है वो तो आप ही की तरह से मिला है। क्या इससे घटिया बयान कोई मुख्यमंत्री दे सकता है, वो भी कांग्रेस पार्टी का? वो ये बोल रहे हैं कि खालिस्तान की जो मांग है वो हिंदुत्व के कारण है। वो तो हिंदू राष्ट्र तो की मांग इंदिरा गांधी जी की हत्या हिंदुत्व के कारण हुई थी? नहीं, आप मैं हिंदू ये राष्ट्र की पूछना मांग चाहता कर। हूँ, इंदिरा गांधी जी की हत्या हिंदुत्व के कारण हुई थी, हिंदू राष्ट्र के कारण हुई थी इंदिरा गांधी जी की हत्या? उसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्या अशोक गहलोत इंदिरा गांधी जी की हत्या को, या इंदिरा गांधी जी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? ये खालिस्तानी हिंसा आज शुरू हुई है? आज शुरू हुई है? उन्होंने अपने नेता को खोया इस हिंसा में।
इंदिरा गांधी जी को, और अशोक गहलोत इससे ज्यादा वो शर्मनाक बयान। खालिस्तान का समर्थन, वो उनका जो स्टेटमेंट था वो ये था। मैं कह आप उसको खालिस्तान को वो कह रहे हैं कि जिस प्रबलता से आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उसी प्रबलता से अमृतपाल है वो कर रहा है, और ये अनफॉर्चुनेट है, उन्होंने ये कहा है। मैं तो फिर क्या इंदिरा गांधी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही थी क्या? मैं पूछ रहा हूँ ना ये सवाल अशोक गहलोत जी से, इंदिरा गांधी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही थी? इस आतंकवादी सोच को सही साबित करने की बेशर्म कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। वो ये भूल गए, उनकी आंखों के सामने हुआ सब कुछ। ये एक आतंकवादी सोच को आप जबरदस्ती जस्टिफाई, कोई हिंदू आज तक बम लेके गया है क्या किसी को मारने? किसी हिंदू ने किसी की संसद पे अटैक किया है? अच्छा किसी हिंदू ये मैं मेरा ये मेरे बिल्कुल मेरा मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, आज जो हिंदू राष्ट्र, हिंदू आतंकवादी जो भी बोलता है, एक सबूत तो दे, पूरे विश्व के आतंकवाद के इतिहास में कौन हिंदू आतंकवादी बना है? किसी भी चीज को आप एक एक रंग से पोत देना चाहते हो क्योंकि असली आतंकवादियों को बचाना चाहते हो। अशोक गहलोत जी जयपुर के जो अपराधी हैं बम ब्लास्ट के, उनको सजा दिलाने का काम करें, ये भाषणबाजी करने की कोशिश ना करें, और कम से कम जी। इंदिरा गांधी जी की इज्जत करें। र- जो ये बयान दे रहे हैं, ये इंदिरा गांधी जी का जो जो हत्या हुई उसका भी अपमान है। राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से पूरा ये अटैक हुआ है, कांग्रेस उससे बिल्कुल आंदोलित है। कांग्रेस कह रही है कि बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी की संसद की सदस्यता है उसको हटाया गया, और पूरा सुनियोजित एक रणनीति थी। नहीं, ये तो मैं भी मानता हूँ कि सुनियोजित और सोची समझी, लेकिन किसी कांग्रेसी ने किया ये काम। आप एक बात बताओ, ये कांग्रेस कैसे के, कहेंगे आप? आप मेरे को आप खुद जी बताओ, जी। कांग्रेस के किसी भी नेता के ऊपर कोई फैसला आता है, कोई कार्रवाई होती है क्या, 1 घंटे के अंदर देश के सबसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं? राहुल गांधी का आज तक फैसला आने के बाद कोई अपील नहीं की गई, आज तक, जब लेकिन हम आप बात ये कर भी रहे हैं। मानेंगे, मानहानि का जो मामला था, ऐसे तो कई बयान रहे हैं, लगातार रहे हैं, और हर पार्टी के नेता की तरफ से रहे हैं। ये राहुल गांधी का तो राहुल मामला को गांधी, ज्यादा आपने हाईलाइट नहीं किया। नहीं, राहुल गांधी माफी मांग सकते थे, कितनी बार कोर्ट ने बोला। नेता बयान देते हैं, केस लगता है, जब कोर्ट में बात पहुंचती है तो वो ये बात मानते हैं। भाई दो ही चीज होती है मानहानि में, या तो आप माफी मांगते हो, या आपने जो कहा उसे सही साबित करते हो। इसके अलावा तीसरा चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती ना मानहानि के केस में। उन्होंने दोनों रास्तों को मानने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने तो मजबूर किया कोर्ट को कि मुझे सजा दो। या तो राहुल गांधी ने खुद ये सोचा, या राहुल गांधी के किसी सलाहकार ने उन्हें ये बताया कि आप इस चीज को यहाँ तक लेके जाओ। और जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद विकल्प क्या बचता है? वो अदालत में जाते, लेकिन इससे पहले तो आपने सदस्यता खत्म कर दी, कानून क्या कहता घर है? खाली करने का नोटिस दे दिया। नहीं, कानून क्या कहता है? अदालत का फैसला आते ही सदस्यता स्वतः ही समाप्त है। हम्म, जो लोकसभा का नोटिस निकला है वो तो फॉर्मेलिटी है। हम्म। कपिल सिब्बल जी ने बयान, कपिल सिब्बल भारतीय जनता पार्टी के वकील तो नहीं है ना, कपिल सिब्बल ने उसी शाम को बोला ना कि, और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जब कानून बनाया, इस कानून को बदलने के लिए मनमोहन सिंह अध्यादेश लेके आए। उस अध्यादेश को किसने फाड़ा? उस अध्यादेश को खुद राहुल गांधी ने फाड़ा कि ये तो सदस्यता स्वतः ही समाप्त होनी चाहिए। राहुल गांधी ने खुद फाड़ा, उनकी सदस्यता समाप्त हुई। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से बीच में आ गई? इसमें जो ओबीसी कार्ड की बात चल रही है कि, और इसलिए अशोक गहलोत भी कल भी सारे नेशनल चैनल्स पे और सब जगह थे कि ओबीसी कार्ड बीजेपी खेलने की कोशिश करी, कि ओबीसी कम्युनिटी को एक तरह से उन्होंने गाली दी है। ये क्या ये तो कोर्ट ने बोला ना, कम्युनिटी के खिलाफ उन्होंने बोला, इसी की उन्हें सजा मिली है। और मैं ये कहता हूँ, ऐसा कौन सा अहंकार है राहुल गांधी जी के अंदर या कांग्रेस पार्टी के अंदर कि वो कोर्ट में माफी नहीं मांग सकते थे? ये माफी नरेंद्र मोदी जी से तो नहीं मांगनी थी, ये माफी उन्हें भाजपा से नहीं मांगनी थी, ये माफी समाज को लेके एक केस डला था और कोर्ट के सामने उन्हें उन्हें खाली इतना कहना था कि भाई मेरी ये नियत नहीं थी समाज का अपमान करने की। एक लाइन, मैं तो कह रहा हूँ माफी भी नहीं मांगते, एक लाइन कोर्ट में ये लिख के दे देते कि भाई इस समाज का अपमान करने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। ये राहुल गांधी कर सकते थे कि नहीं? ये एक, इतना बड़ा अहंकार आ गया उनके अंदर कि एक लाइन नहीं बोल पाए अच्छा, कोर्ट कल में। एक और स्टेटमेंट दिया, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज आप यहाँ पे जी, जयपुर में, और कल के ये बयान है, इसलिए इसको शुरू रूप में समझिएगा। कल उन्होंने कहा कि देखिए, राहुल गांधी ने महिलाओं को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की थी कश्मीर में, उसको लेकर दिल्ली पुलिस है वो उनके दो बार दरवाजे पे चली गई। वही गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने भी कहा कि जब इंट्रोगेशन चल रहा था उसमें कहा कि आप मोदी का नाम ले लीजिए, आपको छोड़ देंगे। तो क्या दिल्ली पुलिस है वो उनके पास में जाएगी? ना कांग्रेस पार्टी थाने चली जाए और एक शिकायत दर्ज कराए, पुलिस नहीं सुनेगी तब हम बात करेंगे। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति बोले तब भी, और जब देश का किसी पार्टी का नेता बोल रहा है कि मेरे पास महिलाएं आई और महिलाओं ने ये कहा कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, क्या इस बात का संज्ञान नहीं लेगी पुलिस?
क्या पूछेगी नहीं भाई साहब किसका हुआ है, कृपया हमें ये तो उनकी स्वतः जिम्मेदारी है एक नागरिक होने के नाते कि उनकी जानकारी उन्हें तुरंत पुलिस को जानकारी दे देनी चाहिए थी, उन महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए थी और पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी। ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये राहुल गांधी जी की स्वयं की थी। और जब पुलिस गई तब उन्होंने क्या कहा, मैं भूल गया। जब पुलिस गई कम से कम तभी उन महिलाओं से मिलवाई देते पुलिस को, आगे पुलिस अपने आप कार्रवाई करती। राहुल गांधी जी का इसमें इससे ज्यादा भूमिका तो नहीं है। लेकिन उनके संज्ञान में बलात्कार जैसा मामला आए, उसको वो मंच से भी बोलें लेकिन कानूनी कार्रवाई ना करें, ये तो ठीक नहीं है। ठीक, वही बात वो भी कह रहे हैं ना कि अमित शाह वो जिस रूप में, ये भी बड़ा मामला है कि सीबीआई के अधिकारियों ने, जांच अधिकारियों ने दबाव बनाया कि मोदी जी का नाम ले, आप ले लीजिए, हम आपको छोड़ पर देंगे। आप एक बात बताओ, क्या अमित शाह जी ने उस वक्त या तब से लेके अब तक इसको कहीं अपने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी क्या? ये क्या बयान उनका दिया। उन्होंने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर जुलूस निकाल रही थी क्या? क्या उस वक्त जब उन्होंने कानूनी प्रक्रिया से निष्पक्ष होकर बेदाग होकर बाहर आ गए तब जाके उन्होंने बयान दिया? उस वक्त तो उन्होंने कोई टिप्पणी भी नहीं की। और आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? आज आप सीबीआई के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, सड़कों पे प्रदर्शन सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जांच का सामना नहीं कर रहे। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जांच की पूरी प्रक्रिया का सामना किया। कोई राजनीतिक टिप्पणी जब तक जांच पूरी होके बेदाग बाहर नहीं आए, एक टिप्पणी नहीं करी उसके बारे में। और भारतीय जनता पार्टी एक दिन के लिए सड़क पे नहीं उतरी जांच एजेंसियों के खिलाफ। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब ये साबित हो गया कि वो तो उसमें बेदाग निकले ना, तब उन्होंने एक बयान दिया है और आप जांच का सामना भी करने को तैयार नहीं हो। ये दोनों चीजों को एक तराजू में तो नहीं तोल सकते। अब आपकी रणनीति क्या होगी भारतीय जनता पार्टी की, जब राहुल गांधी आप कह रहे हैं कि कोर्ट में नहीं जा रहे जमानत के लिए और तमाम, हालांकि आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा, लेकिन राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट था और जिस तरह का वो भारत जोड़ कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जो माहौल बना, उससे आप परेशान हो गए और उसके हम बाद बहुत एक्ट खुश किया। हैं। मेरे को ये लगता है कि हमारी सबसे बड़ी रणनीति तो ये होगी कि राहुल गांधी जी 2-3 और भारत छोड़ो यात्रा कर लें, ये सुनिश्चित हम करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो वो बोलते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, शायद वो ना बोलें, ये कोई कांग्रेसी ज़रूर चाहता होगा, लेकिन भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता ये चाहता है कि राहुल गांधी जी एक नहीं दिन में 4 बार बोलें और बार-बार बोलें। और शायद उनके वीडियो इतने कांग्रेसी शेयर नहीं करते होंगे जितने हम शेयर करते हैं, तो हमारे तो वो स्टार कैंपेनर हैं। हम तो चाहते हैं भारत अभी 2-3 भारत जोड़ो यात्रा और निकलनी चाहिए लोकसभा से पहले। बीजेपी के अंदर तो आपकी चर्चा है कि आपके बयानों की, आपके चीज़ों की, तो आप अपनी खुद की भूमिका क्या देखते हैं दिल्ली से बाहर और दिल्ली के भीतर? नहीं, मेरी भूमिका तो आप देख ही रहे हैं। सबसे पहली भूमिका तो राजनीतिक भूमिका तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते जो भी ज़िम्मेदारी होती है वो रहती है। लेकिन उसके अलावा एक भूमिका मैंने ज़रूर चुनी हुई है कि जो हिंसा से पीड़ित परिवार हैं, उनकी मदद राजनीति से परे जाकर भी समाज को जोड़कर आह्वान करके कोई भी ऐसा परिवार अकेला या कमज़ोर ना रह जाए, छूट ना जाए, इस मिशन में मैं ज़रूर लगा हुआ हूँ। और इसमें हिंदू जो परिवार हैं उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है, आप पूरी समग्र तरह समाज की बात नहीं कर पूरी तरह उन्हीं के ऊपर ही फ़ोकस है, केवल हिंदू परिवारों के ऊपर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिसके दरवाजे पे कोई नहीं जा रहा, उसके दरवाजे पे जाने के लिए भी कुछ लोग होने चाहिए। बाकियों के लिए बहुत बड़ी-बड़ी संस्थाएँ, ह्यूमन राइट ऑर्गनाइज़ेशन, दुनिया के बहुत बड़े-बड़े लोग, मीडिया, राजनैतिक दल, बहुत लोग हैं। लेकिन जिसके लिए कोई नहीं है, उस कुछ लोग उसके लिए भी जा रहे हैं। आपके पुराने साथी 2015 के वक़्त जो साथी रहे होंगे और इन दिनों राजस्थान में बड़े सक्रिय हैं। आम आदमी पार्टी ने नया अध्यक्ष भी यहाँ पर बनाया है, प्रभारी हैं, उनके विज़िट भी हुए हैं और राजस्थान को एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है, इस पर क्या देखिए, आपका? आम आदमी पार्टी का एक मॉडल है। जिस भी राज्य में चुनाव हो वहाँ पे जाओ, बड़ी-बड़ी बातें करो, थोड़ा मीडिया के माध्यम से उसको बड़ा करके दिखाओ, कुछ टिकटों का जो भी डील करनी है वो डील करो और चुनाव होते-होते वहाँ से निकल जाओ। ये उनका हर राज्य का मॉडल है, उत्तराखंड में भी यही है, गुजरात में भी यही है और इसी मॉडल को वो राजस्थान में भी करने की कोशिश लेकिन करेंगे। पंजाब में तो जीत के आ गए, पंजाब में तो वो सत्ता पहले में आ गए। पंजाब में वो तब से जीत रहे हैं जब दिल्ली में भी नहीं जीते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 0 सीट थी और पंजाब में 4 सीट थी। लेकिन पंजाब में जीतने के बाद क्या हुआ, ये राजस्थान भी देख रहा है और पूरा देश भी देख रहा है। आज जो अराजकता है, जो लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट कोलैप्स है पंजाब के अंदर, मुझे लगता है कि पंजाब की जनता तो आज से 1 साल के अंदर से ही पछताने लगी है कि क्या निर्णय हुआ। पर राजस्थान में वो कुछ भी बोले और कैसा ही भाषण दें, आपको और मेरे को और सबको मालूम है कि राजस्थान में ज़मानतें बचा लें तो एक इतिहास होगा उनके लिए। लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से आपका मोहभंग क्यों हुआ? ये सवाल अक्सर पब्लिक डोमेन में आता है, सोशल मीडिया पे भी आता है। तो लोग कह रहे हैं कि वहाँ आपको वो स्पेस नहीं था जो आप बीजेपी के अंदर अभी ले रहे हैं, जो देखिए, पॉपुलैरिटी ले रहे हैं, नहीं वहाँ शायद आप उस रूप में अपना। पॉपुलर तो मैं इसलिए हो रहा हूँ कि मैंने जो बोला वो सच साबित हो रहा है। मैंने 6 साल पहले बोला कि ये कोई 1-2 दिन की लड़ाई नहीं है, 6 साल का संघर्ष है। मैंने 6 साल पहले बोला था मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में जेल जाएँगे। 2 जेल में जा चुके हैं उनमें से। कल आपका स्टेटमेंट भी था एक जगह, मैं पढ़ रहा था अभी, आप जब आपसे मुलाकात का समय हुआ,
तो वहां आपने अरविंद केजरीवाल कहा कि अगला अगला जो जेल में जाने वाला चेहरा है वो हाँ, अरविंद निश्चित केजरीवाल तौर होगा। पे, निश्चित तौर पे, क्योंकि ये तो बड़ी स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने भ्रष्टाचार किया है, तो बिना केजरीवाल की मर्जी के नहीं किया होगा। और जिसको कोर्ट कह रहा है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के सबूत दिखाई दे रहे हैं, उस आदमी को अरविंद केजरीवाल भगत सिंह बता रहे हैं। इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा घटिया बात क्या हो सकती है? और ये तो निश्चित है कि अगर आप किसी चोर को भगत सिंह बता रहे हो, इसका मतलब आपने उस चोर से कमीशन खाया हुआ है। अब तो ये धीरे-धीरे जाँच में सब सत्य सामने आएगा, लेकिन जिस बेशर्मी से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को केजरीवाल ने बचाने की कोशिश की, वो बेशर्मी बताती है कि इस भ्रष्टाचार में वो स्वयं भी शामिल हैं और जाँच उसको सामने ला के देगी। वापस आपकी भूमिका दिल्ली को वहीं से समाप्त करता हूँ कि दिल्ली के अंदर इतने चुनाव हो गए, उस रूप में आपको भी लाया गया। आज 7-8 साल हो गए आप बीजेपी के अंदर हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर मजबूत क्यों नहीं हो पा रही? नहीं, निश्चित भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मजबूत है। लोकसभा के सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। नगर निगम के अभी जो चुनाव सरकार हुए हैं, की बात है, दिल्ली सरकार की नगर बात निगम के है। जो अभी चुनाव हुए, इसमें बहुत क्लोज फाइट है और 39% हमारा वोट था और 42% आम आदमी पार्टी का वोट था। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है, लेकिन सत्ता में नहीं आई है। ये एक बहुत गंभीर चिंतन का भी विषय है और मुझे ये लगता है कि जिस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं और हमारे नए अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी जिस प्रकार ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं, निश्चित तौर पे हम 2025 में अरविंद केजरीवाल की सरकार को दिल्ली से हटा देंगे। सोशल मीडिया पे उस वक्त ये भी चल रहा था कि कपिल मिश्रा हैं वो अध्यक्ष बनेंगे। नहीं, भारतीय जनता जो लोग भाजपा को समझते देखा भी तो हैं, होगा ही आपने उसमें। चलाते जी, हैं लोग जी। क्योंकि लोग प्यार करते हैं, लेकिन हुँ। जो भारतीय जनता पार्टी को समझते हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं और ये जानते हैं कि कितने अनुभवी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मुझे लगता है वो लोग इन चर्चाओं से, इस प्रकार की चर्चाओं से बचते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग ये संकल्प लेकर, और मैं तो ये राजनैतिक मिशन मेरा एक ही है कि जो विषबेल दिल्ली में लगी है, इसको उखाड़ने का संकल्प लेके 2025 में हम लोग लगे हुए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कपिल मिश्रा जी हमारे साथ में थे। पंजाब केसरी टीवी पर राजस्थान का उनका दौरा था। आने के मकसद अलग-अलग रहते हैं, लेकिन जब भी कपिल मिश्रा आते हैं, वो सुर्खियाँ बटोरते हैं, वो चर्चा में रहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत आभार, थैंक यू।